कुर्सी अपनी इधर करके दूर क्यों बैठ गए हैं? क्या चीज? मैं सबसे पहले प्रेस के अपने सभी साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बात बर्ड्स पे खत्म हुई है। हमारे साथ आरिफ खड़े हैं और आरिफ ने एक बहुत अच्छा काम किया कि घायल सारस को समय पर उठाया, उसकी जो सेवा कर सकते थे की, उसका इलाज कराया और उसको जिंदा बचा लिया। उस दौरान सारस उनका मित्र बन गया और उनके साथ एक मित्रता का व्यवहार उन्होंने किया। ये बात जब मैंने सोशल मीडिया पर देखी, अखबारों में पढ़ा और मेरी पार्टी के संगठन के लोगों ने जब बात रखी, तो मेरी इच्छा हुई कि जाकर के मैं आरिफ और सारस से मिलूं जाकर के। मैं जब वहां गया हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं कहां से घबराहट आ गई। आरिफ तो वोट दे सकता है मुझे, सारस तो नहीं देगा वोट मुझे। आरिफ से दुश्मनी हो सकती है आपकी, और मैं ये कहूं कि आरिफ से क्यों दुश्मनी है आपकी? वो तो 1 साल से सेवा कर रहा था। आखिरकार झगड़ा तो हमसे है ना, समाजवादियों से आपका। मैं सारस से मिलने क्यों चला गया? मैंने सारस के साथ तस्वीर अपनी क्यों खिंचवा ली? और अगर मुख्यमंत्री जी की तस्वीर किसी जानवर के साथ, किसी के अपने प्रिय के साथ इतनी लोकप्रिय नहीं होती है, तो उसकी तकलीफ उन्हें क्यों है इस बात की? उन्हें परेशानी क्यों है इस बात की? भाई, वो आप अपने भी प्रिय को कभी बिस्किट खिलाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं वो दाना खिलाते हैं, और वो तस्वीरें आपने समय समय पर देखी हैं कि जो अपने प्रिय को, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो चिड़िया हो, हम दाना और बिस्किट खिलाते हैं। जब मैं कल लौट रहा था नोएडा से, तो लोगों ने कहा कि यहां 1 बोरा दाना कबूतर को खिलाया जाता है। मैं जिस घर में रहता हूं, पंडारा में, मेरी छत पर मोर नाचता है, और अगर आप कहो तो मैं उसका वीडियो, उसकी तस्वीर दिखा सकता हूं। जब कभी भी मोर वहां आता है, मोर छत पर जाकर के नाचता है, हमें भी अच्छा लगता है, और कोई होगा उसको अच्छा लगता है। और उसके लिए मैंने बाकायदा दाने रखे हुए हैं। और क्या दाना रखना है? चना रखा हुआ है। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री आवास में, समाजवादी सरकार में एक मोर आ गया था, और मैंने उस समय अधिकारियों से कहा कि मोर आ तो गया, अब जा नहीं पाएगा। मैंने उसको इतना अच्छा खाना खिलाया, इतना अच्छा दाना दिया कि मोर वही मुख्यमंत्री आवास में रहता था। मैंने एक तस्वीर, सड़क पर हाथी चल रहा था एक्सप्रेसवे, उसकी तस्वीर ट्वीट कर दी। एसटीएफ गई, उसके महावत को उठा ले आई, जेल भेज दिया उसको। ठीक बात है, कानून है कि आप हाथी नहीं रख सकते हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप किसी को नहीं रख सकते हैं। और समय समय पर सरकार ने लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं, और जिनके पास अगर हाथी था तो उन्हें वापस सरकार को करना पड़ा। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप जान बचाने वाले इंसान को आप धारा लगा करके डराना चाहते हो, आरिफ को आप डराना चाहते हो, यही वन विभाग के अधिकारी उस समय कहां थे जब जो 2019 में एक महावत की हाथी ने हत्या की? महावत की हत्या हुई हाथी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का वो पड़ोसी था, उनकी स्वजाति का था, इसलिए वन विभाग सो गया। वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद अभी 2023 में उसी हाथी ने 3 लोगों की जान ले ली। सरकार पैसा दे रही है, सोचिए आप, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का स्वजाति है, वो मुख्यमंत्री का पड़ोसी है, वो हाथी से जान ले रहा है, तो आप उसको सरकार से 5 लाख की मदद कर रहे हैं आप। मैं जानना चाहता हूं विभाग के लोग कहां हैं?
और दबी जुबान में ये विभाग के लोग हमें भी समझाने की कोशिश करते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, लाइन सफारी, एनिमल सफारी इटावा में बनी थी, 50 डियर और एंटीलोप्स एक लेपर्ड खा गया। मैंने उस समय के प्रमुख सचिव, डिप्टी सीएम, मंत्री से कहा, तब जाकर के लेपर्ड पकड़ा गया। बताओ किसकी जिम्मेदारी थी? अगर 50 डियर वहां खा गए एंटीलोप, आपने क्या कार्रवाई की? और फिर अगर आप इस तरह कार्रवाई करेंगे कि क्योंकि वो हम देख करके आ गए सारस, तो याद रखना आप भी अपने घर में कोई पालतू नहीं रख सकते। उस समय आएगा, समय बदलेगा तो आप चीजों को नहीं पाल पाओगे, क्योंकि अगर कानून सारस के लिए है तो कानून और जानवरों के लिए भी है। आपने क्या कार्रवाई की बड़े बड़े शहरों में जिन्होंने कुत्तों ने किसी आम आदमी को खा लिया? सड़कों पे जो सांड मर रहे हैं, सांड जान ले रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हो आप? दुर्भाग्य हमारा उत्तर प्रदेश का। बताओ, मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं हम रोबोटिक का प्लांट लगाएंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, आप सांड नहीं पकड़ पा रहे हो, क्या रोबोटिक का प्लांट लगाओगे आप? और हर दिन आपके अखबारों के माध्यम से मैं पढ़ रहा हूं कि एक किसी व्यक्ति की जान जा रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। कोई दिन नहीं बचता जिस दिन सांड की वजह से जान न जा रही हो। आप किसको झूठा सपने दिखा रहे हो? और फिर सारस के लिए जो काम समाजवादियों ने किया, आपने इटावा का जो केंद्र बनने जा रहा था, संरक्षण केंद्र, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कि लोग जागरूक हों, समझें, हमारा स्टेट बर्ड है, आपने उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को क्यों खत्म कर दिया? संरक्षण केंद्र को किसने खत्म किया जो इटावा में बनने जा रहा था? क्योंकि उस इलाके में इटावा, मैनपुरी, एटा, कानपुर देहात सबसे ज्यादा सारस हैं, सबसे ज्यादा नंबर्स हैं वहां पर। उस समय समाजवादी सरकार में कि जो लोग संरक्षण में हमारी मदद करेंगे उसके लिए सारस मित्र बनाए गए थे। मुझे खुशी है कि अगर सरकार को कानूनी कार्रवाई के अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस आरएफ को सारस मित्र के तहत इसका सम्मान और पुरस्कार देना चाहिए था। मेरी समाजवादी सरकार होती तो ऐसे नौजवान को हम आगे बढ़ाते और सम्मान देकर के और सबके सामने समाज के लाते। और आप तो एलडीए से एक डॉग पार्क बना रहे थे, उसका तो टेंडर भी निकल गया था। मैंने ट्वीट कर दिया, वो टेंडर कैंसिल कर दिया। कैसे हैं आप? और देखिए क्या ट्वीट कर रहे हैं, देश का सबसे बड़ा रोबोटिक प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित होगा। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को और सरकार को कि 6 साल पूरे होने पे अपनी छठी मनवाने पर, सरकार की छठी मनाई उन्होंने, उस पर बधाई देता हूं मैं उन्हें। कम से कम ये बता दो कि रोबोटिक जब बनकर के रोबोट निकलेगा तो वो कौन से वस्त्र पहन के निकलेगा, क्या कपड़े पहन के निकलेगा? जहां हाथों पे काम नहीं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, जहां आप बात स्वदेशी की करते थे, आप जहां नौकरी रोजगार देने की बात करते थे, वहां रोबोटिक प्लांट लगाएं। किसको आप गुमराह कर रहे हैं? किसको गुमराह कर रहे हैं रोबोटिक प्लांट? और मैं तो पत्रकार साथियों से जानना चाहता हूं, बताओ आपकी जगह रोबोटिक बैठ जाएंगे तो समाजवादी लोग किससे बात करेंगे? अरे कौन मुस्कुराएगा? रॉबर्ट बैठा दिए जाएंगे, चैनल इसके रॉबर्ट बैठे हुए हैं। हम भी अध्यक्ष जी से कहेंगे रॉबर्ट भेज दो, वही प्रेस कराएगा। भाई जब रॉबर्ट खरीदे जाएंगे तो भाई हम भी तो खरीदेंगे। भाई ये तो है नहीं कि रॉबर्ट प्लांट बना है, रॉबर्ट बन रहे हैं तो केवल सरकार के लिए होंगे, वो तो आखिरकार व्यापार और कारोबार होगा उसका। तो आप लोगों की तरफ से भी आ जाएंगे, यहां पर कुछ बैठ जाएंगे और हम लोग भी कुछ खरीद करके यहां बैठा देंगे, तो ठीक रहेगा। हम लोग पीछे से बात करते रहेंगे एक दूसरे से। किसको गुमराह कर रहे हैं बताओ? जब इन्हें हिसाब किताब देना चाहिए था 2 सरकारों का, दिल्ली और लखनऊ का। हम ये बात मानते हैं, ये हिसाब किताब या जनता में इसलिए बात कही जा रही है अच्छी अच्छी, क्योंकि वोट चाहिए आपको। 24 का चुनाव आपके करीब है, इसलिए आप सपने दिखा रहे हो कि उत्तर प्रदेश में उत्सव मन रहे हैं। क्या उत्सव मन रहा है उत्तर प्रदेश में? जिन मंत्रियों पे आरोप 1 साल, क्योंकि आप मैनेजमेंट में माहिर हैं, कई ऐसे मंत्री जिन पर सजा की है, और फिर सदन में जो लोग झूठ बोलते हो, आप ही जो उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, कम से कम ये बताइए कि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात कही गई कि नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को कहां खड़ा किया है, किस जगह आप खड़े हैं। आपने सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए रात भर जगाया लोगों को,
अधिकारियों को जगाया, विधानसभा चलाई। आप सस्टेनेबल गोल्स पे कहां पहुंचे हैं? आप हेल्थ सेक्टर में कहां पहुंचे हैं? आप और शिक्षा के क्षेत्र में कहां पहुंचे हैं? और सोचिए, हमारा आपका शिक्षा क्षेत्र जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आने वाली जनरेशन फेस करेगी, सबसे क्रिटिकल मोड पर खड़े हैं हम लोग। सबसे नाजुक स्थिति में पहुंच गया है हमारा शिक्षा का विभाग। आप प्राइमरी एजुकेशन देखो कहां पहुंच गई है। 8,000 ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक टीचर है। 8,000। हायर सेकेंडरी का पता ही नहीं क्या हो रहा है। हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन का क्या हाल कर दिया। कहां की नई परंपरा आई है कि आप हिम्मत नहीं जुटा सकते सस्पेंड करने की, कार्रवाई करने की। जिस संस्था के पास पावर नहीं है वो कार्रवाई कर रही संस्था, उस स्थान से कार्रवाई हो रही है। और एक वाइस चांसलर को बचाने के लिए क्या नहीं हो रहा। सोचिए शिक्षा का स्तर ये। और ये तस्वीरें मीठी मीठी आती हैं, ये तस्वीरें समझौते की तस्वीरें हैं कि आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं, वो हमसे मिलने आ रहे हैं। और फिर 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज जरूर होगा। अरे किसने मना किया? गोरखपुर का जो मेडिकल कॉलेज के अंदर बच्चों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा था, वो 14 स्टोरी बिल्डिंग थी। इन्होंने काट के 10 स्टोरी कर दी। जो मुख्यमंत्री अपने ही क्षेत्र का विकास रोकते हों। 14 स्टोरी बिल्डिंग बननी थी सुपर स्पेशलिटी बच्चों के अस्पताल की। चलना न चलना वो दूर, 14 फ्लोर की थी, 10 फ्लोर की पहुंचा दी। सैफई का अगर ऊंचा अस्पताल बन रहा था, नीचे कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नई तरह की चीज हो रही है कि बिल्डिंग अगर बड़ी है इसको काट दो, छोटी कर दो। और तभी तो बजट नहीं खर्च हो रहा। आपका स्वास्थ्य विभाग का क्या बजट खर्च किया आपने? आप स्वास्थ्य विभाग का बजट नहीं खर्च कर पा रहे। और जो मेडिकल कॉलेज हैं, क्या उनमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की पूरी है संख्या? जो स्टाफ आपको जरूरी है वो है क्या? मुझे याद है, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस का जो वित्त मंत्री थे उनके मेडिकल कॉलेज की मैंने स्थिति बताई कि जो मेडिकल कॉलेज आपका शाहजहांपुर में है, जिसका सबसे पहले शिलान्यास समाजवादी सरकार में और उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो नड्डा जी थे, हम लोगों ने उसका शिलान्यास किया था। पहला मेडिकल कॉलेज जो सेंट्रल स्टेट के दोनों के साथ मिलकर बनना था। आज आप उसकी स्थिति देख लीजिए। आप देख लीजिए, इमरजेंसी में ले आइए यहां पर किसी मरीज को, अगर न रेफर कर दिया जाए मरीज तो बताइए। ऑपरेशंस नहीं है, दवाई नहीं है, मशीन्स ऑब्सोलीट हो गई। आपने बताओ 5 साल में जो हमारी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, पीजीआई है, लोहिया इंस्टीट्यूट है, केजीएमयू है, आपने बताइए कितनी मशीनें खरीदी होंगी। आप गरीब को इलाज देना ही नहीं चाहते हैं और क्या सपना दिखा रहे हैं कि सब में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। एक चीज जरूर कहते हैं ये मुख्यमंत्री कि हमने रिकॉर्ड पेमेंट किया है, रिकॉर्ड पेमेंट गन्ने का हुआ है। लेकिन यह सरकार नहीं बताती कि अभी भी किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है। और हम में से आप में बहुत सारे लोग बैठेंगे, अगर डेटा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने चीनी मिल अभी भी बकाया नहीं दे रही हैं। क्या बात बताई इन्होंने कि आय प्रति व्यक्ति आय डबल हो गई है। प्रति व्यक्ति आय डबल हो गई है। पता नहीं कौन सा इकोनॉमिस्ट बैठा हुआ है, कौन अर्थशास्त्री है, कौन विभाग के अधिकारी हैं जो ये बता रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई। कहां से नाप रहे हैं आप? और इसी तरह आपने ये कहा कि जो हमारी ग्रोथ रेट है बजट की स्पीच में 16%, 16.9% है। वो दिखाइए जरा स्क्रीन पे हो तो। वित्त हमारे मंत्री जी ने कहा कि 16 पॉइंट इतनी हमारी ग्रोथ रेट है। जो ये सरकार झूठ बोलती है, जो ये सरकार गुमराह जनता को करना चाहती है जिन चीजों को, उसके लिए इन्होंने कंसल्टेंट रखा है कि ये झूठ कैसे सच में बदला जाए। एक अपना झूठ छिपाने के लिए 200 करोड़ कंपनी को खर्च करने पैसे, जो झूठ बोल दिया उसको जस्टिफाई कैसे किया जाए, उसके लिए डेलॉयट 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए।
आज उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर चमक आ जाती है। ये पता नहीं कौन सी चमक है, हमने तो तस्वीरों में देखा है कि कितनी चमक डाउन हो गई है। एक भी एयरपोर्ट का शिलान्यास में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अब बताइए, अगर ये बात गलत हो तो बता दो आप। जो सरकार के वित्त मंत्री ये कहें कि 16% हमारी ग्रोथ रेट है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए आपको 34% चाहिए, तो आप बताइए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना आया है जो कर रही है सरकार बजट से? क्या खर्च, क्योंकि जब आप विभागों का खर्च ही नहीं कर रहे हैं पैसा, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहां बढ़ रहा है? और इन्वेस्टमेंट आया नहीं। कम से कम अपनी छठी जो सरकार की मना रहे थे उसमें ये तो बताते कि इस जगह ये आया है, कि इस जिले में ये कारखाना लग गया, इस जिले में ये उद्योग लग गया, ये इन्वेस्टमेंट आ चुका है, ये जमीन पे दिखाई दे रहा है। तो अब झूठ बोलने के लिए क्या है? आप बोलिए, जो चाहिए सो बोलिए। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनाया खुद ने, खुद एक नहीं बनाया। अगर एक खुद बनाया हो तो बता दो हमें। हवाई पट्टी बढ़ा दी, हवाई जहाज उतर गया। जैसे हम किसी के पास चले जाएं उस पर अन्याय हो जाता है, उसी तरीके से जहां हम उतरना चाहें हवाई पट्टी पर, बोले मेंटेनेंस पे है। मैं आजमगढ़ में कई बार पूछता था कि मैं उतरना चाहता हूं, कब हमें मौका देंगे? बोले अभी मेंटेनेंस में है। हमने कितने वर्ष चलेगा? बोला 6 महीने चलेगा। तो जब मैंने 6 महीने बाद पूछा कि मैं इस पे फिर उतरना चाहता हूं, तो बोले रनवे का वो फ्रिक्शन चेक हो रहा है, वो फ्रिक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो आप सोचिए, मैं मुरादाबाद उतरना चाहता था, बोला हवाई पट्टी अभी काम चल रहा है उसमें। तो जितनी हवाई पट्टी समाजवादी सरकार में बनी वो भी आज तक नहीं पूरी की। मुरादाबाद का हवाई अड्डा, हवाई पट्टी नेताजी ने बनाया, एक्सटेंशन हम लोगों ने दिया। चित्रकूट नेताजी ने बनाया, उसका एक्सटेंशन हम लोगों ने दिया। आपका कुशीनगर की पूरा का पूरा समाज सरकार का है, इनका कुछ भी नहीं है उसमें। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए इन्होंने। प्राथमिकता में गांव, गरीब और किसान, नौजवान हैं। नौजवान को तो नौकरी नहीं दे रहे ये लोग। हर बार ये पूछा सरकार से कि आप रोजगारी दर मत बताइए, रोजगार दर बताइए। आप कहते हो 4.2 है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसका मतलब यह है कि सबको आपने नौकरी रोजगार दे दिया। और सच्चाई यह है कि पढ़ लिखने के बाद बड़ी संख्या में नौजवान घर बैठा हुआ है, उस पर नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। वो तलाश में भी निराश हो गया, अब तलाशना भी नहीं चाहता है। उसके साथ इतना धोखा, इतना छल किया सरकार ने जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हर बार धोखा। और फिर आरक्षण की तो बात ही मत करिए, क्योंकि जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, इतना बड़ा पैमाने पे आरक्षण से खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की होगी जितना ये कर रही है। आप किसी यूनिवर्सिटी के अपॉइंटमेंट्स उठा करके देख लीजिए। जिस वाइस चांसलर की जांच हो रही है, सीबीआई हो, कोर्ट हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, आमने सामने आ गया हो डबल इंजन। सोचिए आप। इसलिए उत्तर प्रदेश नंबर 1 तो नहीं है, किस नंबर पर है? और अगर हम देखें भी नंबर, अगर सही नंबर देखें, अगर हम नीति आयोग को ही माने, तो हम 22वें स्थान पे हैं देश में, 22वें स्थान पे। और जो लोग ये सपना दिखाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बिना जाति जनगणना के सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की ओर अपना काम करती रही। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं। गुजरात से गाड़ी पलटने का रिकॉर्ड रहा यूपी में। अभी आपने बताया कि सरकार झूठ बोलती लगातार, एम्प्लॉयमेंट का कोई व्यवस्था नहीं है, तो झूठ को आप लड़ेंगे कैसे? कि तो उनके पास अखबार, उनके पास पैसा है, आपके पास पता नहीं क्या अखबार, आपको अखबार निकालते भी नहीं। और इससे हम लड़ेंगे कैसे? नंबर 1, मैं एक साथ
उनका जो मीडिया मैनेजमेंट है या और सारा। हाँ, और चूंकि आप स्वयं सत्ता में रहे तो आपको मालूम है सरकार करोड़ों रुपए इस बात पर खर्च करती है कि सूखे चेहरे को कैसे चमकाया जाए। वो काम कोई भी सरकार करेगी। उसके अलावा जो अपरेंट स्थिति हो गई है, जिस पर मुख्य समस्या है, एक जो मैंने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, दूसरा वो है, और अब जो एक परसेप्शन की लड़ाई हो रही है कि आप अगर कोई बात कह देंगे हम आपको कोर्ट से सजा दिला देंगे तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, तो आपको क्या फायदा होगा। अभी नंदा जी कहे तब 39 सीटें जीत लेंगे, वो 39 को सदस्यता रद्द कर देंगे। ये कौन सा मुद्दा आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्या आप डेमोक्रेसी से इसको बचाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं या इन मुद्दों पर ज्यादा? मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और बीजेपी दल नहीं है, न जाने कैसा संगठन है। उस संगठन से लड़ने के लिए सबसे मुश्किल बात जो है, एक बार मैंने दिल्ली में एक बड़े चैनल के सामने कहा कि सवाल यह नहीं है कि कम्युनल कौन है। हमारे देश का अगर पढ़ा लिखा और जागरूक लोग अगर वो कम्युनल हो जाएं, वो झूठ को झूठ मानने लगें, झूठ को सच मानने लगें, इससे बड़ा खतरा समाज को और लोकतंत्र को कोई नहीं हो सकता। हम उस स्थिति पे पहुंच गए हैं। सरकार कुछ भी करे, लेकिन जो परसेप्शन, जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात आए या क्रेडिबिलिटी जिसकी भी खतरे में आएगी। मुझे याद है जैसे ही मैं सुबह निकला और मुझसे प्रेस के लोग सवाल पूछने लगे, उन्होंने कहा कि इस सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। मैंने कहा 1 साल नहीं, 6 साल पूरे हुए हैं। और देखिए क्या हुआ, मैं जहां गया मैंने 1 साल का जवाब नहीं दिया, मैंने 6 साल की बात की। तो सरकार को छठी मनानी पड़ी, नहीं मनानी, सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि हां ये 6 साल पूरे सरकार के हो गए हैं। वरना हमारे पत्रकार साथी तो 1 साल का सवाल जवाब पूछ रहे थे। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं हमें याद दिलाने के लिए कि लड़ाई किस दिशा में लड़नी है। हम लोग गांव जाएंगे, 5 जून तक हमने तय किया है, क्योंकि वो पर्यावरण दिवस है। उस दिन तक हमने तय किया कि समाजवादी पार्टी का हर बूथ पर हमारा संगठन हो, हमारे कार्यकर्ता हो, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे। कांग्रेस सड़कों पर है पूरी तरह से और सत्याग्रह मना रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं, सत्याग्रह और रफ्तार से मनाएं। एक सवाल आपके पुराने मित्र राहुल गांधी के साथ बहुत कुछ घटित हो रहा है, आपके पास इसके लिए सहानुभूति के अलावा कुछ और है क्या? ये जो हुआ है राहुल गांधी जी के साथ इसी उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले आदरणीय आजम खान साहब के साथ हुआ, उनके बेटे के साथ हुआ। और जो शुरुआती दौर में जो केस जिन्होंने किए थे वो कांग्रेस के भी लोग थे। अगर आपको याद हो तो लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जो कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं वो लड़ सकते हैं। आप कोर्ट में क्या लड़ सकते हैं, आप बताइए मुझे। अगर कोई कोर्ट का सहारा लेगा, कोर्ट के खिलाफ कौन बोल लेगा? हमें अंतोगतवा यही रहता है कि हमें कोर्ट हमें न्याय देगा। आप देखिए दीपक यादव पूर्व विधायक, उसका कोई लेना देना नहीं था घटना से, लेकिन उठा करके उसको फंसा दिया। रमाकांत यादव आजमगढ़ के कितने साल पुराना केस, आकर के आपने उन्हें फंसा दिया, उलझा दिया। यही इरफान, आप 2 चीजें देखिए, रामपुर के केस में और कानपुर के केस में 2 अधिकारी दूसरे प्रदेश से लाए गए और उन्हें टारगेट दिया गया कि इन दोनों की आपको सजता लेनी, इन दोनों को आपको परेशान करना है। और देखिए किस स्थिति में पहुंच गई चीजें। इरफान सोलंकी, उसने खुलेआम कहा कि मेरी विधायकी लेने के लिए एक अधिकारी को लगाया गया है। तो यह सरकार इस तरह काम कर रही है। सरकार अगर आरिफ का सारस उठा सकती है और पूरी सरकार लगी हुई है सारस को घुमाने में, इसने तो जान बचाई थी। आप हमें बताओ कि जान बचाने वाला बड़ा है कि जान लेने वाला?
आप सारस को कैद कर दे रहे हैं। तो जो सवाल आपकी सहानुभूति का नहीं, सहानुभूति का सवाल नहीं है, सवाल यह कि देश का लोकतंत्र, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। हम सहानुभूति नहीं दे सकते किसी दल को, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश में जो दल हैं जो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, उन दल का सहयोग और मदद उन राष्ट्रीय दलों को करना चाहिए। और राष्ट्रीय दलों को यह भूल जाना चाहिए कि क्षेत्रीय दल उनका कोई नुकसान कर रहे हैं। अगर कभी भी क्षेत्रीय दलों का नुकसान हुआ है तो आप में से बहुत सारे वरिष्ठ और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली की सरकारों ने हमेशा क्षेत्रीय दलों का नुकसान किया है। आज सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स क्षेत्रीय दलों के ऊपर है। सबसे ज्यादा क्षेत्रीय दलों को इन चीजों का सामना करना पड़ा है, चाहे नेताजी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे जलता रही हो, चाहे आज स्टालिन हो, चाहे केसीआर साहब हो, चाहे आपकी दिल्ली की आप पार्टी हो। आखिरकार किसको सामना करना पड़ रहा है? इसलिए राष्ट्रीय पार्टियों का खतरा रीजनल पार्टीज नहीं है। रीजनल पार्टीज राष्ट्रीय पार्टी का मुकाबला करेगी, ये स्थिति आ गई है। ये गठबंधन बनाना काम हमारा नहीं है, गठबंधन के साथ सहयोग करना काम हमारा है। 2024 के समय एक ही मुद्दा बढ़ जाएगा, इनको वो आप कैसे? देखिए, ये बहुत पुराना मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से सीखे डिवाइड एंड रूल, क्या बांटो और राज करो। और केवल हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना है, हिंदुओं को कैसे बांटे, हिंदुओं में कैसे नफरत फैलाएं। आप देखिए भगवान की क्या कृपा हुई, हम और आप यही तो मानते हैं कि कभी कभी जवान पे सरस्वती आ जाती है। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी की जवान पे क्या सरस्वती आई, 46 में 56 यादव एसडीएम हो गए। ये हमारी भगवान ने मदद की है, वो ऐसी मदद की है कि मुख्यमंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है। और उसके बाद जब मैंने पूछा कि क्या आप लिस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस देंगे, टेबल करेंगे, तो उन्होंने कहा और स्पीकर ने कहा कि हां हम टेबल करेंगे। और वो जो तस्वीर दिखाई थी कोई फर्जी न्यूज की, तो वो तो सब रिकॉर्डेड है आज। तो कभी कभी भगवान मदद करता है। और इस बार ये जो हिंदू मुसलमान का लेकर के चल रहे हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सवाल बेरोजगारी का है, सवाल महंगाई का है, और सब महसूस कर रहे हैं। मैं भी कुछ दिन पहले गया था और अचानक मैं आलू की मंडी में चला गया, वहां एक बीजेपी का कार्यकर्ता था। हालांकि मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, कितने होशियार हैं वो लोग। जब मैंने देखा कि हजारों कट्टे आलू के पड़े हुए हैं, सब आड़तियां रो रहे हैं, किसान खड़े रो रहे हैं कि हमारे आलू की कोई कीमत नहीं मिल रही है, तो एक उसी में से व्यक्ति निकलता है और कहता है कि ऐसा है, ये सरकार की गलती नहीं है, आलू ज्यादा पैदा हो गया। और जैसे ही उसने ये बात कही, मैंने कहा सुनो, तुम हो भारतीय जनता पार्टी के। तभी एक पाल बिरादरी का नौजवान खड़ा था, बोला मैंने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। भैया आप सही कह रहे हो, ये बीजेपी का आदमी है। तो सोचिए, तो सोचिए, नहीं आलू से पहचाना नहीं, देखिए क्या चमत्कारी है। अरे आलू अपना, सरकार क्या करे आलू, अरे भाई आपने बजट में 1000 करोड़ रुपए क्यों रखा, और आपने अपने घोषणा पत्र में क्यों लिखा। और उसी समय मैंने उनके सामने कहा कि हटा दो मुख्यमंत्री जी को और हम आलू खरीद के दिखा देंगे आलू कैसे खरीदा जाता है। क्या योजना बना रही, रोबोटिक योजना है, जितनी योजनाएं बता रही लेकिन खर्चे का ब्यौरा नहीं दे रही है। ये सच है जो बात आप पूछ रहे हैं। आप ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस देखिए, इनके मंत्रियों को सुन लीजिए, क्या कहते हैं कि हम गन्ने का इतना पेमेंट कर चुके हैं। अरे भाई अभी भी बकाया है, आप बकाया क्यों नहीं बताते हो कि बकाया है आपका। और आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आप बताइए ना, इस जिले में ये कारखाना लगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आपने ये बजट दिया, आप कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ जो मौजूदा दल है उनके साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नए विचारधारा के लोगों को तलाशना मुश्किल है। इधर आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों का सहयोग करना चाहिए, तो ऐसे में फिर क्या सोचेंगे? लो, ये बात नहीं समझ में आई आपको। नहीं मुझे समझ में नहीं आया। जो दल हमारे साथ गठबंधन में है उनको साथ लेकर के चलेंगे, और राष्ट्रीय दल जो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये दल मजबूत है, ये मुकाबला कर सकता है। और मैं याद दिला दूं आपको, जब नीतीश कुमार जी कई दलों के लीडर से मिले थे तो उन्होंने यही कहा था
कि जो दल जिस क्षेत्र में या जिस प्रदेश में मजबूत है उसको आगे आकर के लड़ना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए और उसके ही गाइडेंस पे चलना चाहिए। लेकिन आप तो राहुल गांधी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर कांग्रेस नहीं, मुझे उम्मीद है कि न्यायालय उनके साथ न्याय करेगा। और मानहानि की दावा, अगर मानहानि की बात है तो बताओ, पिछड़ों का हम पिछड़े ही हैं मान लीजिए, आपने गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास धुलवाया, तो क्या मानहानि का दावा नहीं करना चाहिए मुझे? क्या मानहानि का दावा नहीं होना चाहिए इस पर? हैं? बसपा को भी फिर साथ लेंगे भाजपा विरोधी। जो दल से अनुभव हो चुका है उनको नहीं जल्दी लेंगे। नहीं, इसीलिए मैंने जल्दी कहा। इतना मत पकड़ो मुझे भाई। इसलिए हम बुजुर्ग एक साथ रखते हैं, इधर भी हैं बुजुर्ग। जेपी की भूमिका कौन निभाएगा? देखिए, अब जेपी होगा कोई नहीं होगा, लेकिन जो आंदोलन और जो संघर्ष, जो रास्ता जेपी ने दिखाया, मैं समझता हूं उस दिशा में जनता मदद करेगी। अगर इस तरीके से किसी बच्ची को चोट लग जाएगी और आने वाले समय में कोई उसकी मदद करना चाहेगा तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, तो लोग कैसे मदद करेंगे? अरे गुल्लू रखा हुआ है मुख्यमंत्री जी ने, तो ये क्या बात हुई? अरे वो हमारी छत पे जो मोर नाचता है वो दिखाओ जरा, कल को हम दाना खिला दें उसको तो हमें भी एफआईआर दर्ज करा देंगे। अरे वो मोर अपने आप आया है हमारे सफाई में घर पे, आज चले जाओ तो 10 मोर दिखाई देंगे। अब सांड नहीं पकड़ रहे हैं लोग, सांड सड़क पे घूम रहे हैं। तो क्या हो गया? रील क्या होता है? मुख्यमंत्री रील नहीं बनाते अपनी। अब देखिए, अब इस पे भी कार्रवाई हो जाएगी। ये कोई बात हुई? अच्छा, आप मेरा पेज देखिए, एक मिनट मेरा पेज देखिए आप। सबसे मैं एयरपोर्ट पे गया वॉक करने, मुझे 10 सारस इकट्ठे दिखाई दे गए। मैंने मोबाइल निकाला, वीडियो बना लिया उसका। ये क्या बात हुई? आप आजकल हर आदमी कैमरामैन है, हर आदमी लाइव कर सकता है, तो जो अच्छा लगता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, वो रील का रूप लीजिए या हम अपने प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। तो हम दिखाना चाहते हैं ना हमारी क्रिएटिविटी क्या है। तो वही तो मैंने आपसे शुरू किया। उन्हें दुख इस बात का है कि कई वो पोस्ट करें तो पैसा खर्च करने के बाद भी पोस्ट उनकी कुछ मिलियन में भी नहीं जा पा रही। हम लोग बिना पैसा खर्च किए अगर कोई बात पोस्ट कर दें तो मिलियन में जा रही है। ये है दुख उन्हें। और आप बताइए, हमने सारस का लगाया और मेरे आप पेज पे देखो कितनी बार सारस लगाया मैंने, तो कोई अचानक प्रेम आरिफ के प्रति नहीं हुआ, क्योंकि आरिफ ने सारस की जान बचाई, इसलिए मुझे लगा कि मैं उनके यहां जाऊं और उसको बधाई दूं जाकर के। बस सरकार को यही बुरा लगा। अगर मैं न गया होता तो उन्हें किसी रील से दिक्कत नहीं थी। अरे स्टोरी बीबीसी कर रहा था, सब स्टोरी कर रहे थे, आप कर रहे थे, हम कर रहे थे। उन्हें तकलीफ परेशानी इसी बात की। और सवाल यह है कि अगर 2019 में महावत मारा गया और 2023 में 3 लोगों की जान ली गई, मुख्यमंत्री जी के स्वजाति विधायक के यहां, उनके पड़ोसी के यहां, इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की? और जांच अगर करना चाहते हो कार्रवाई, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पेड़ लगाने के लिए लूट और भ्रष्टाचार हुआ है, आप कल्पना नहीं कर सकते। पेड़ नहीं, पेड़ तो दिखेंगे ना। आपने रिकॉर्ड पे बताया कि पेड़ यहां लगाया है। अभी तक ये सरकार 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा चुकी है और बताती है कि हम 2022 तक 100 जाने कितने पेड़ लगा देंगे, 175 करोड़ पेड़ लगाएंगे। बताइए, 175 करोड़ पेड़ लगाने का झूठ बोल रहे हैं सरकार। और मैंने आपसे कहा कि डियर और एंटीलोप्स मारे गए 50, तो उस पर क्या कार्रवाई की आपने? ये इसलिए कर दी कि हम उसका सारस देखने क्यों चले गए हैं? अरे हम आप झाड़ी में बैठे हैं, यहां पर जंगल में बैठे होंगे। सांसद ने लोकसभा सचिवालय को बड़ा आरोप लगाया है कि मेरी सजा के 2 दिन बाद मेरी सजा चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 27 जनवरी को जारी कर दिया। ये तो एक विसंगति है कि अगर मान लो डिसीजन हो जाए, और ये तो कानून एक्सपर्ट जो होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे, वो राय दे सकते हैं। अखिलेश जी, यूपी के मंत्री कह रहे हैं कि अतीक अहमद की गाड़ी यहाँ आ रही है तो तैयार रहिए, कभी भी पलट सकती है, क्या कहेंगे? मंत्री इस तरीके का बयान दे रहा है। कौन मंत्री दे रहा है? जेपीएस राठौर ने बोला है। पता नहीं, उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे।
और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पर सब होगा, ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है। ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे, और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। नहीं, वो तो क्यों नहीं चल सकता है? तो कौन से रॉबर्ट क्या लाल टोपी पहन के आएगा? क्या बात कर रहे हो आप भी? रॉबर्ट का कमाल नहीं है, टेक्नोलॉजी कमाल है, सैटेलाइट कमाल है। अरे भाई, पुराने जमाने मॉडल पत्रकार हो। अच्छा ये बताओ पत्रकार साथी, इस सरकार ने कहा कृत्रिम बारिश कराएंगे, याद कीजिए। अच्छा कहां कृत्रिम बारिश हुई? और जिस देश को काम चाहिए हो, जिस देश को हाथ को रोजगार चाहिए हो, आप रोबोट बना रहे हो। आप बताओ। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप हट जाओगे, आप भी एक खरीद लोगे रोबोट, यहां बैठा दोगे अपने प्रेस की तरफ से। रोबोट जरूरी है? दादा से मत पूछो, हमसे ही पूछो। नहीं हमसे ही पूछो। देखिए 2024 चुनाव में जो संदेश हम लोग देश में दिया, उत्तर प्रदेश से ही भाजपा का सरकार बने। 2014 में जो भाजपा का सरकार आया, कहां से आया? उत्तर प्रदेश से आया। 2019 में जो भाजपा का सरकार आया, उत्तर प्रदेश से आया। और 2024 यही उत्तर प्रदेश भाजपा को हटाएंगे अखिलेश जी का नेतृत्व पे। अरे हमारा फेस मत देखो, आप जो तस्वीरें खींचती हैं उसमें फेस देखा करो, किसका चेहरा डाउन है, किसका ठीक है। आप ध्यान ही नहीं देते हो। और देखिए ये यूपी ने अगर बनाया है, जिसने बनाया है वही हटाएगा। क्या चीज? देखिए आप आधी अधूरी बात क्यों करते हो? आपको पूरी बात यह करना चाहिए कि एक बार इलेक्शन कमीशन को भी इंतजार करना पड़ा था नॉमिनेशन के पेपर्स को ठीक कराने के लिए। वो कौन सी सरकार थी? याद कीजिए आप। क्या आप कह सकते हैं ये बात? क्या कोई कह सकता है ये बात? एक आध पत्रकार साथी ने तो कहा है, सरकार खुद जानती है। और फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के लोग भी शामिल हैं जमीनों में, उनके विधायक भी शामिल हैं, जमीन का कारोबार करते थे। बीजेपी के लोग उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भू माफिया, महोत्सव, उत्सव, चेहरे खिल जाते हैं। अरे ये बताओ ना कि उत्तर प्रदेश के 10 टॉप माफिया कौन है? उन 10 टॉप माफियाओं में आप बताइए कौन कौन है, या ये बताइए 50 से ऊपर मुकदमे किन लोगों पर हैं? क्या आप सूची नहीं जारी कर सकते हो? आपने कहा हम सूची जारी कर देंगे। आप बताइए, हाउस में मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं कहा था? क्यों नहीं जारी कर रहे हैं आखिरकार? तो आप सोचिए कि इन्हें ये सब साजिश है, षड्यंत्र हैं, और केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव चाहिए इन्हें, चुनाव। इसीलिए समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है कि बूथ स्तर पर जो बुनियादी समस्याएं हैं, आज भी इलाज नहीं मिल रहा, आज भी दवाइयां नहीं है, आज भी पढ़ाई नहीं है, आज भी रोजगार नहीं है। और बताओ उत्तर प्रदेश जनता क्या दे आपको? 2 बार प्रधानमंत्री, 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार, कह रहे 1 साल पूरा हुआ, 6 साल हो गए पूरे, 7वां बजट पेश हो गया। अब बताइए कितने बजट खर्च करोगे आप? उत्तर प्रदेश कब सुधरेगा, कब खुशहाल होगा? ये पिक एंड चूज करते हैं कि क्या पिक करना है, क्या चूज करना है। और अगर ये आरिफ के अलावा किसी और ने सारस को पकड़ा होता तो आज न जाने कहां तुलना हो रही होती, क्या क्या तुलना हो रही होती। क्या भगवान बुद्ध के बारे में नहीं पढ़ा? सारस और हंस के बारे में क्या था? कौन बड़ा है? मैं बचाने वाला बड़ा है। और अगर सारस की जान गई तो उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे खुद।
वो हम कर देंगे, आप बस इंतजार करो। 24 का रिजल्ट अच्छा है, आप हमारी मदद करना। या एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। इधर आके नहीं, अच्छा किया आप आए। कल पिछली बार नहीं आए थे आप। वो महिला क्या पूछा? सोनू से कहेंगे अलग, सीनियर लोगों को अलग से कुर्सी दीजिए। नहीं, अलग से नहीं, वो कुर्सी गड़बड़ अलग से मंगाएंगे। हाँ, आजकल ये भी है ना, किस कुर्सी पे बैठे हो, ये भी तो झंझट है। आपने अमेठी को लेकर जो स्टेटमेंट दिया था कि वहाँ के कार्यकर्ता कांग्रेस की सपा को मदद नहीं करते, हो सकता है आप वहाँ अब बताओ, आरिफ है, सारस हो गया, छिन गया इससे सारस, तो कौन मदद कर रहा है? अब वो अपनी परेशानी में फंस गए। तो मुझे मेरा सवाल ये कि वो अपनी परेशानी में सजता बचाएं कि सारस बचाएं? मेरा सवाल ये कि वो सिग्नल था पार्टी को कि आप हमें फ्रंट सीट में आने दीजिए, और यदि ऐसा होता है तब भी आप जब आपने क्या राजनीति में ये नहीं होता है? समाजवादी पार्टी वहां जीतती है, विधायक जीतते हैं हमारे, और हमारे आपकी जानकारी होनी चाहिए, पार्टी को बदनाम करना था तो एक विधायक को कितना अपमानित मंत्री को होना पड़ा अखबार टीवी के माध्यम से। और अभी पता करिए खिचड़ी खिलाई जा रही थी, क्योंकि पता है कि चुनाव आ गया करीब, खिचड़ी खिलाई जा रही थी। तो ये सवाल ये है कि बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है। बीजेपी जीत जाए ये नहीं हम चाहते हैं, हम चाहते हैं बीजेपी हारे। वहां पर उस हारे, वहां भी बीजेपी हारे तभी तो कोई जीतेगा। क्या हम बीजेपी को जिताने के लिए किसी की मदद कर दें? मैंने ये कहा बीजेपी हारे हमारी प्राथमिकता है। देखिए, वो कानून है, मैं ये कहता हूं कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यह है कि हाथी मार रहा है, आपने क्या कार्रवाई की? इसके ऊपर मुकदमा क्यों लगा रहे? उसने तो जान बचाई है। और ये सोचते हैं कि अकेला है, न जाने कितने पक्षी प्रेमी हैं, अगर ये जेल जाएगा न जाने कितने पक्षी प्रेमी जेल चले जाएंगे और सड़कों पे आंदोलन करेंगे। आप और हम लोग कहा जाता है कि चिड़िया बचाइए, कौन सी वो छोटी वाली गौरैया, बताइए आप। अब गौरैया को हम खाना खिलाएं, कोई बात हो जाए हम उसको उठा के ले जाएं, तो पता लगा मुकदमा हम पे ही हो जाएगा। तोता रखते हैं, कबूतर रखते हैं लोग। देखिए, ये आप कानून में मत जाइए, कानून में मत जाइए, केवल इसमें जाइए कि हम इससे मिलने चले गए। ये मिले थे शायद अभी कुछ दिन पहले मिले थे ना। ये बता रहे हैं, मुड़ जाओ इनको नजरबंद कर दिया गया था, और ये आज बहाना बना के आए कि मैं वकील से मिलने जा रहा हूँ। 2 सिपाही इनके घर के बाहर बैठे मौजूदा, और सदर विधायक पंकज गुप्ता उन्नाव के इनको पूरा फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, और भूमाफिया खबर चलाई अशोक गुप्ता की उन्होंने। अब देखिए ये हालत है। जांच कब होगी? कम से 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ कितने का? उनका वो है। वो ऐसा करिए अध्यक्ष जी, हम इस पत्रकार साथी से कहेंगे कुछ कागज हम लोगों को दे, जिससे अगली बार केवल प्रेस भूमाफियाओं पे होगी। मैं आपको देता हूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। छिबरामऊ में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग मिलकर के एक तालाब को कब्जा कर रहे थे। मैंने सूचना दी, मैंने पिक्चर उसकी लगा करके ट्वीट कर दी छिबरामऊ के तालाब की। तो जैसे ही ट्वीट हुई, डीएम ने काम रुकवा दिया। उस समय के डीएम से मैंने कहा कि भाई जिन बुलडोजर से, जिन जेवीसी मशीन से आपने मिट्टी भरवाई करवाई है, उससे मिट्टी निकलवाई है तालाब की। तो जितने तालाब आप कब्जा हो रहे हैं, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तालाब कब्जा हो चुके हैं। लखनऊ में कॉलोनी बस गई है, हम बता देंगे इन्हें, क्षेत्र रायन का पुराना। बीजेपी के लोग हैं जो तालाब को पाट करके कॉलोनी बना रहे हैं। हाँ देखिए, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, ये जानते हैं पत्रकार, बीजेपी के लोग हैं उसमें।
अच्छा भूल जाइए, अरे भूल जाओ, दूसरी बात बताता हूं। करहेल में तालाब है, हम जब निकलते हैं और जब आते हैं वहां प्लॉटिंग हो रही। अभी इतने प्लॉट, फिर इतने प्लॉट, इतने प्लॉट, कोई सुनने वाला नहीं है। और मैनपुरी में सबसे ज्यादा कब्जा जमीन का हो रहा है। मैनपुरी में डीएम और वहां के अधिकारी सब मिल गए, सीडीओ वीडियो, जिनका कोई विभाग से लेना देना नहीं है, जमीन के विभाग से, वो सब मिलकर के जमीनें कब्जा कर रहे हैं। तुम आप लाओ, मैं बधाई देता हूं तुम्हें कि आप हमें जानकारी दोगे और सुरक्षा हम लोग भी करेंगे तुम्हारी। और अगर इस पे कोई घटना घट जाए तो विधायक जिम्मेदार होगा और सरकार जिम्मेदार होगी। अगर इसके सुरक्षा में कहीं चूक हो, मारपीट हो या अपमानित हो, उसके लिए विधायक जिम्मेदार होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार होगी। हम इस अपने साथी से कहेंगे कि पूरे कागज की जानकारी दो, हम भी जिलों से मंगा करके एक दिन केवल भूमाफियाओं पर यहां पर प्रेस हो जाए। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद। तुमने सही पूछा।